नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और विस्तार तक आप तक पहुंचाएंगे तमाम वो खबरें जो अहम हैं और जिनका सरोकार सीधे आपसे है। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। पहली खबर की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में चल रहे G20 सम्मेलन से जुड़ी है। आज पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कई देशों के नेता मौजूद रहेंगे। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। दूसरी खबर गुजरात से आ रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। सीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तीसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। आरबीआई गवर्नर सरकारी बैंकों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। मीटिंग में डिपॉजिट की धीमी ग्रोथ पर बातचीत होगी। चौथी खबर यूपी के लखनऊ से है। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे लोक भवन में सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। पांचवी खबर देहरादून से है। सीएम धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड की सरकार कैबिनेट बैठक करने जा रही है। इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। छठवीं खबर दिल्ली से है। आज कैग ऑडिट दिवस का उद्घाटन होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सातवीं खबर मोरबी हादसे से जुड़ी है। गुजरात हाईकोर्ट ने नगर पालिका के कोर्ट में पेश न होने पर फटकार लगाई है। आठवीं और आखिरी खबर बिहार से है। सीएम नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, तमाम बड़े बड़े अपडेट इनको लेकर, और इन खबरों के मायने क्या है ये भी आपको बताएंगे। और शुरुआत पहली बड़ी खबर से। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है आज कई नेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय बैठक में कई देश इसमें शामिल होंगे। पहले दिन शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी। डिनर के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। मोदी ने की यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 8 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें द्विपक्षीय समझौते पर सहमति दी जा सकती है। इससे पहले मंगलवार को इंडोनेशिया के बाली पहुंचने पर राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाली में गर्मजोशी से स्वागत के लिए भारतीय समुदाय का आभार जताया था। इसके अलावा पीएम मोदी अपने बाली दौरे के पहले दिन G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की स्थिति पर समीक्षा की है। एक अन्य बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको के साथ भी चर्चा की है। तो G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में 2023 में आपको बता दें कि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, कि बड़ी जिम्मेदारी भारत को। और ऐसे में देखना होगा कि 2023 में कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत के संबंध और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि G20 समिट को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हैं। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन चल रहा है इस बार, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों से मुलाकात की है। कई बड़े दिग्गज नेताओं से उन्होंने बातचीत की है। हालांकि उनकी बॉन्डिंग अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिली। बात करेंगे दूसरी खबर की, जहां आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम भूपेंद्र पटेल। नामांकन के दौरान अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। नॉमिनेशन से पहले बीजेपी निकालेगी एक बड़ी रैली। अहमदाबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने पर भरोसा जताया और कहा कि पार्टी सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटों के साथ जीतेगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने साणंद निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के साथ उसके नामांकन में शिरकत की थी। मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने कहा था कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी
सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटों के साथ जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेंद्र पटेल प्रदेश में विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। पीएम मोदी और सीएम पटेल का नेतृत्व विकास कार्यों को गति दे रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। गुजरात के दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल का पालन सीएम पटेल कर रहे हैं। तो आज नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन के दिन अमित शाह भी मौजूद रहेंगे भूपेंद्र पटेल के साथ, क्योंकि एक बड़ी रैली निकाली जाएगी और इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का अहमदाबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम भूपेंद्र पटेल। तो वहीं सरकारी बैंकों के सीईओ से मिलेंगे आरबीआई गवर्नर। डिपॉजिट की धीमी ग्रोथ पर बातचीत होगी। डिजिटल बैंकिंग के काम की भी समीक्षा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सरकारी बैंकों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में धीमी जमा वृद्धि और लोन की ऊंची मांग को बनाए रखने से संबंधित मसलों पर चर्चा की जाएगी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक जमा राशि में सालाना आधार पर 10.2% की तुलना में 9.6% की वृद्धि हुई है, जबकि लोन का उठाव एक साल पहले के 6.5% की तुलना में 17.9% बढ़ गया है। बैठक के लिए जारी एजेंडे के मुताबिक मूल्य निर्धारण और जमा की धीमी वृद्धि समेत स्थिरता पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में खुदरा और सूक्ष्म, लघु और मझोले खंड में संपत्ति की गुणवत्ता पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू हुई डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को बैंकिंग प्रणाली की मजबूती से समर्थन मिला है। साथ ही खुदरा, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में लोन डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और आगामी कार्य योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इसके अलावा योगी सरकार के 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने और आगे की योजना पर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर और मंत्रियों के दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। मंत्रियों से जिले में शुरू किए गए दौरों के अनुभव को भी साझा किया जा सकता है, ताकि शासन के कामकाज को आगे चलकर और बेहतर तरीके से पारदर्शी बनाया जा सके। कैबिनेट मीटिंग में अयोध्या, काशी और मथुरा में विकास को लेकर भी प्रस्ताव को लेकर मंजूरी दी जा सकती है। तो सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है योगी आदित्यनाथ का और अब आगे की योजनाओं को लेकर, आगे की रणनीतियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग है। बैठक में अनुपूरक बजट पर चर्चा संभव है। उत्तराखंड में सरकार आज सचिवालय में सुबह 11 बजे से आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक करेगी और ऐसे में इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार राज्य में बीते कुछ माह से जारी परीक्षाओं में धांधली, विवाद और नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के लिए नकल रोधी विधेयक कैबिनेट के समक्ष पेश करते हुए इसे मंजूर कराकर सदन में लाकर कानून की शक्ल देने की तैयारी में है। राज्य के स्थानीय महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण संबंधी विधेयक पर भी चर्चा कराने की तैयारी है। राज्य आंदोलनकारी के आरक्षण पर भी कुछ अहम निर्णय लिया जा सकता है। राज्य सरकार इस मामले में बिल और अधिसूचना पर कैबिनेट में मंथन कर निर्णय ले सकती है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र आयोजन का आधिकारिक कार्यक्रम जारी हो चुका है। अब राज्य सरकार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले अनुपूरक बजट पर भी चर्चा कर सकती है। इसके साथ साथ राज्य सरकार राज्य में नर्सिंग भर्ती नियमावली लाकर इसे स्वीकार कर सकती है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं उत्तराखंड के लिए और आज 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो वहीं आज कैग ऑडिट दिवस का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। एक हफ्ते चलेगा ऑडिट दिवस समारोह। उपराष्ट्रपति अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। आज से सप्ताह भर चलने वाले ऑडिट दिवस समारोह की शुरुआत हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मुख्यालय में उद्घाटन भाषण देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ CAG के लेखा परीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के अलावा भारत के पूर्व CAG राज्यों के महालेखाकार, भारत सरकार और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। ऑडिट दिवस के लिए CAG की आउटरीच गतिविधियों के हिस्से के रूप में राष्ट्र के युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंधन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सार्वजनिक जवाबदेही और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के जरिए दिए गए मूल्य और लाभों की सराहना करना था। हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी प्रतियोगिता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था में नामांकित छात्रों के लिए खुली थी। इसे छात्र समुदाय से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। माना यह भी जा रहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ इस समारोह में प्रतियोगिता के साथ विजेताओं को पुरस्कार भी दे सकते हैं। तो आज कैग दिवस मनाया जाएगा। कैग ऑडिट दिवस का उद्घाटन आज करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और अब बात होगी उस हादसे की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। बात हम कर रहे हैं मोरबी हादसे की। मोरबी हादसे पर हाईकोर्ट की फटकार। आपको बता दें, नगर पालिका को हाईकोर्ट की फटकार। नगर पालिका को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। 24 नवंबर को मामले में अब अगली सुनवाई होगी। पुल हादसे में हुई थी 135 लोगों की मौत। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में हुई 135 मौतों पर गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, नोटिस जारी होने के बावजूद मोरबी नगर पालिका की तरफ से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। वे ज्यादा होशियार बन रहे हैं। पहले जवाब देने हाजिर हो। मोरबी नगर पालिका को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। बेंच ने पूछा कि पहला एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद किस आधार पर ठेकेदार को पुल को 3 साल तक ऑपरेट करने की इजाजत दी गई। अदालत ने कहा है कि इन सवालों का जवाब हलफनामे में अगली सुनवाई के दौरान देना ही चाहिए। तो बड़ी फटकार कहा जा सकता है इसे नगर पालिका को लगी है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा है कि पहले पेशी हो, पहले जवाब दिया जाए। अब 24 नवंबर को देखना होगा कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई में क्या कुछ होगा। हालांकि इस पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी और सस्पेंशनल ब्रिज है ये, जिसके टूटने से तमाम जो चीजें हैं यहां पर खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लोगों ने अपनों को खोया। 135 लोगों की मौत से पूरा गुजरात हिल गया है और मोरबी पुल हादसे में कई सवाल खड़े हो रहे थे। ब्रिज की गुणवत्ता से लेकर
कॉन्ट्रैक्टर से लेकर तमाम लोगों पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि लापरवाही हुई है और उस लापरवाही का जवाब कोर्ट मांग रहा है। बिहार में पुलिस कर्मियों को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। आपको बता दें कि 10,459 पुलिस कर्मियों को नीतीश सौंपेंगे लेटर। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10,459 पुलिस कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आम आदमी की एंट्री पर ये रोक कार्यक्रम के खत्म होने तक लगी रहेगी। इससे पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खुले मंच से कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते नियुक्ति पत्र का वितरण किया था। अब ये इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार लगातार समारोह आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं और एक बार फिर से यहां पर नियुक्ति पत्र जो है वितरित किया जाएगा। 8 बजे के 8 बड़ी खबरों के बाद अब बात करें कुछ और खास खबरों की। पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने से तनाव बढ़ गया है। मिसाइल गिरने पर नाटो ने आपात बैठक बुलाई है। यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरी है। मिसाइल की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले के दौरान गिरी मिसाइल। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले के दौरान रूस की मिसाइल पोलैंड की सीमा में जा गिरी है, जिसके बाद एक नया अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ गया है। मिसाइल गिरने पर नाटो ने आपात बैठक बुला दी है, क्योंकि पोलैंड एक नाटो देश है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 100 मिसाइलें दागने के दौरान रूस की एक मिसाइल पोलैंड में भी जा गिरी है। यूक्रेन बॉर्डर से सटे पोलैंड के प्रेज़वोडो इलाके में अनाज ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर यह मिसाइल गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद पोलैंड, अमेरिका, हंगरी और नाटो हरकत में आ गए हैं। पोलैंड सरकार ने रूसी राजदूत को भी तलब किया है। जानकारी के मुताबिक हंगरी के पीएम ओरबान ने भी रक्षा परिषद की बैठक बुलाई है और ऐसे में पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और घटना की जानकारी दी। हालांकि बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने यह भी कहा कि हमारे पास इस समय का कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह मिसाइल किसकी है। और इस बीच आपको सीधे बाली लिए चलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जो बाइडेन भी यहीं पर मौजूद हैं। हालांकि एक दिन पहले ही जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बातचीत करते देखा गया था। और अब यहां पर देखिए बाली में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। G20 समिट का आयोजन हो रहा है और इस बार आप देखेंगे कि बाली में तैयारियां भव्य है, लेकिन 2023 में भारत भी G20 की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले अभी जो G20 समिट चल रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रही हैं। जो बाइडेन यहां पर मौजूद हैं, कई देशों के प्रमुख नेता यहां पर आए हुए हैं और भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नेताओं के बीच मौजूद हैं। यहां पर बातचीत का सिलसिला चल रहा है। कई सारे ऐसे देश हैं जिनसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं और रिश्ते कहा जा सकता है कि और भी ज़्यादा बेहतर होंगे भविष्य के लिए भी। G20 समिट का जो मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिनके बारे में चर्चा भी की जा रही है और ऐसे में G20 के सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन मैंग्रोव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। और बाली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं लोगों से। अलग अलग देशों के प्रमुख की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नेता आए हैं, कई राजनेता, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देखिए
जो यहाँ पर बैठकर वो बातचीत कर रहे हैं अन्य देशों के नेताओं से, चर्चा कर रहे हैं। कई मसलों को लेकर यहाँ पर बात होनी है और ये आपको दिखा रहे हैं बाली इंडोनेशिया से ये तस्वीर। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया गया, भव्य स्वागत किया गया जब वो यहाँ पर पहुंचे। तब उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सीधी तस्वीर बाली से G20 सम्मेलन में 20 देश शामिल हैं और 20 देशों के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर आते हैं। बड़े बड़े मुद्दे, आतंकवाद से लेकर पानी की समस्या से लेकर तेल तक की बातें इस समिट में की जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत भी क्योंकि G20 का हिस्सा है, तो ऐसे में ये देश को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा जब देश के प्रमुख, जब देश के प्रधानमंत्री अन्य देशों के नेताओं से बातचीत करेंगे। कई सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राज्य, अन्य देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच बातचीत हुई है नरेंद्र मोदी की। तो G20 समिट का आज आखिरी दिन है और मैंग्रोव कार्यक्रम में शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। कई लोग उनसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं और ये दिखाता है कि आज के समय में जो भारत है, जो देश है हमारा, वो कहाँ पर है। क्योंकि आज के समय में हर कोई जानता है कि भारत की ताकत क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं कई नेताओं के बीच में, जिससे आने वाले समय में कहा जा सकता है कि और भी ज़्यादा तेज़ी से विकास भारत का होगा। तो ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है और आज क्योंकि आखिरी दिन है, लगातार ये चल रहा है और आखिरी दिन कई नेताओं के बीच पीएम मोदी मौजूद हैं।